खुशामदीद और वेलकम बैक हमारी इस नशरियात में। और ईमान अफरोज़ तिलावत, नात और बयान से वापसी के बाद ये वक्त होता है हमारा नौजवान सितारे का, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे नौजवानों से जिनकी अपनी ज़िंदगी किसी और के लिए रोल मॉडल बन सकती है। वो अपने तजुर्बात की रोशनी में आज के नौजवान को कुछ ना कुछ तरबियत दे सकते हैं। और यकीनी तौर पर आज हमारे इस स्टूडियो में जिस नौजवान को हमने दावत दी है, शायद मैं कहूँगा कि ये हम सब के लिए वॉलंटियर साबित होगा। माशरे में फैली हुई बुराइयों को जिस अंदाज़ में हमारे इस मोहतरम दोस्त ने झेला है, न सिर्फ झेला है, इसका मुकाबला किया है, और न सिर्फ इसका मुकाबला किया है, अब इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हम सबके साथ आज इस स्टूडियो का हिस्सा हैं। आप ARC एडिक्शन रिकवरी सेंटर, आप नाम से समझ रहे होंगे कि ड्रग्स और मनशियात की लत में पड़ जाने वाले लोगों को रिकवर करना, उनको दोबारा इस मुआशरे का हिस्सा बनाना, यह है इस इदारे का काम। और इसे देख रहे हैं मोहम्मद फ़हद दीवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस अहम तरीन टॉपिक पर हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये आजकल मुआशरे का नासूर बनता चला जा रहा है। और किसी भी कौम को तबाह करना हो तो उसके नौजवानों को हम मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसे नशे तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन ये जो नशा है जो आपकी सेहत को बर्बाद कर देता है, इसमें से नौजवानों को सबसे पहले तो इससे बचाना, और अगर सेकेंडरी इशू ये है कि अगर जो इसका हिस्सा बन गए हैं उनको वापस लाना एक हेल्दी लाइफ की तरफ। तो मैं आगाज़ करना चाहूँगा आपसे कि कैसे शौक़ होता है। मैंने आज तक किसी मेमन कम्युनिटी के नौजवान को या तो देखा कि वो मोबाइल की दुकान खोल लेगा, या बाप के बिज़नेस को ज्वाइन कर लेगा, कपड़ा मार्केट में हमें कहीं नज़र आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में नज़र आएगा, या और कोई बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज में भी हो सकता था ये बात। क्या फ़हद को ऐसा लगा कि मुझे ARC की तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेमन टीवी का। यही बहुत बड़ा सितारा है जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके और ये सारी चीज़ें डिस्कस करके। बहुत अहम टॉपिक है, आजकल तो मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक केस जो डिफेंस में हाई प्रोफाइल चल रहा है, जी बिल्कुल, तो उसकी मुनासबत से भी जो है वो ये बहुत ज़्यादा आजकल हाइप क्रिएट हुई भी है, और इत्तेफाक से मौका भी मिल गया रमज़ान में। फ़हद ही क्यों एडिक्शन रिकवरी सेंटर में तो जिस तरीके से मेमन सारे बच्चे सबसे पहले तो एजुकेशन हासिल करते हैं, उस तरीके से एजुकेशन प्रॉपर हासिल की, और उसके बाद में बैंकिंग इंडस्ट्री में आ गया, और बहुत अच्छे तरीके से बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे थे माशाल्लाह। और मैंने जो है वो बहुत कराची का बहुत मशहूर जो है वो बैंक, उसके अंदर एज आ ऑपरेशन मैनेजर रिज़ाइन किया और अपना कारोबार शुरू किया। और उसके बाद जो है वो फिर एक खुशकिस्मती का हूँ या अल्लाह जो है वो एक मुसव्विर है जिसने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तस्वीर मेरी ज़िंदगी की बनाई, और मैं एडिक्शन में आ गया और ख़ुद ड्रग्स यूज़ करने लग गया। और उसके बाद फिर मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ, और वो इस हद तक आया कि मैं ख़ुद रिहैब जा पहुँचा। अब नशरिया आप ये बता रहे हैं कि आपको अपने लिए रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ गई? बिल्कुल ऐसा ही, इलाज की ज़रूरत पड़ गई, और इलाज गाह ढूंढने में कई टाइम लग गया। बहुत सारे इलाज गाहों में इलाज करवाया, और जब तक ज़मीन से जा टकराए नहीं, हिट बॉटम नहीं हुए, जब तक समझ नहीं आया कि ये बीमारी है। और जब बीमारी समझ आ गई तो फिर परहेज़ करना ज़रूरी था। और मैं ही क्यों इस फील्ड में, माजी मेरे सामने है हर वक्त, और मुझे अब पता है कि जो शख्स बिगाड़ पैदा करता जा रहा है उसको रोकना कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। लोग तो किरदार की ख़राबी समझते हैं नशा करना, जबकि उसके अंदर नशे की पर्सनैलिटी ट्रेट है जो ऐसा उसका हाल कर देती है कि वो एक के बाद नशा इस्तेमाल करता है, और फिर ब्लेम करना शुरू कर देता है हर चीज़ को, इसकी वजह सोसाइटी को, फैमिली को, दोस्तों को, हर चीज़ को, अपने आप को भी, कि मैं हिम्मत हार गया हूँ, अब मैं नशा ही करता हूँ, नशे के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची के अंदर हम मौजूद हैं जो प्रोफेशनल टीम के साथ, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, और हर वो चीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है वो वहाँ यूज़ करते हुए
रिहेबिलिटेट करते हैं। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आप ही की कहानी को थोड़ा और खुल के एलोबरेट कर सकते हैं हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, कि ये बहुत ज़रूरी होगा। नाज़रीन कराम, आज मैं बड़े इंतहाई माज़रत के साथ कि आज वैब और इस किस्म की दूसरी चीज़ें जो है ना, उसको हम स्मोकिंग समझ ही नहीं रहे। विद अनफॉर्चुनेट, एक ज़माने में हम सिगरेट पिया करते थे, या कभी कभार कोई देख ले आपके घर का बड़ा तो एक जो है ना उधम मच जाता था घर के अंदर कि सिगरेट पीता हुआ बच्चा पाया गया, बल्कि कहीं से खबर मिल जाए कि ये सिगरेट पीते हुए देखा गया है। लेकिन आज बाप और बेटा एक ही टेबल पे बैठ के वैप का मज़ा ले रहे होते हैं। नो डाउट एंटरटेनमेंट की हद तक तो ठीक है कि साल में कहीं आप पी रहे हैं, लेकिन किसी ने अपने पॉकेट में इस किस्म की अज्जा रखे हैं तो शायद इसे हम एडिक्शन ही कहेंगे। तो मैं ज़रूर पूछूँगा कि थोड़ा सा क्या आप समझते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटी भी आपको किसी बड़े लेवल की तरफ ले जा सकती है? आपने बात की है इब्तिदा की, पहली सीढ़ी की, तो पहली सीढ़ी तो वाज़े नज़र आ रही है जिस पे हम खुद पर्दा डाले हुए। किसी शख्स के अंदर वेब का इस्तेमाल करना, ये क्यूरियोसिटी कि इससे होता क्या है और उस चीज़ को कॉमन समझना, ये पहली स्टेज है एक एडिक्ट होने की। अब अगर कोई खुशकिस्मती है कि कोई एडिक्ट नहीं हुआ या उसने कभी किसी किस्म का नशा नहीं ट्राई किया, ठीक है, एक वो बच्चा या एक वो घर के अंदर शख्स जो अपने बाप के साथ बैठ के कोई भी किसी किस्म का वेप पी रहा है, हुक्का पी रहा है, और उसको कुछ बुराई समझ ही नहीं रहा, कल को वो किसी और चीज़ को ट्राई करेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फंसता जाएगा और वो उसका अंजाम एडिक्शन ही है। चाहे वो किसी भी किस्म की चीज़ इस्तेमाल कर रहा हो, वो पहले वेप इस्तेमाल करेगा, फिर हुक्का इस्तेमाल करेगा और हर दफ़ा क्या कहेगा, नॉन टोबैको है, फ्लेवर है, उसके बाद चर्च, कॉमन सी चीज़ है, वीड है, सब पीते हैं। आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स का नाम आ रहा है, इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों का नाम आ रहा है, तो हम तो नॉर्मल सी चीज़ है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी में फंसते जाते हैं। क्या इस किस्म की, मैं थोड़ा सा ये वैब से हट कर थोड़ा सा और स्टेप जो आपने 2-3 मज़ीद चीज़ों का नाम लिया, ये टेम्पटेशंस भी होती है कि जब आप सोसाइटी में बैठ रहे होते हैं, कुछ ऐसे सर्कल्स में अगर बैठ रहे हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो उसमें जो कमज़ोर पोर्टफोलियो के जो लोग होते हैं वो टेम्पटेशंस या उस आसपास के सराउंडिंग के माहौल को इक्वल या बराबरी की बुनियाद पर लेने के लिए भी इस किस्म की शुरू करते हैं और फिर एडिक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, पेयर प्रेशर जिसे कहते हैं, इन्फीरियरिटी, एहसास कमतरी, ये एहसास कमतरी मुझे नशा करके पूरा कराती है, ये है वो वजह। और जब ये शख्स, मैंने कहा ना कि अब मैं उस स्टेज पे हूँ कि नशा करने से पहले ही पता चल जाता है कि इसका पर्सनैलिटी ट्रेट है एडिक्शन की तरफ जाना। अगर मैं उसको सही तरीके पे आज लगा देता हूँ किसी भी अच्छी एक्टिविटी में, तो वो उसमें भी कामयाब होगा। लेकिन अगर वहाँ उसको सपोर्ट नहीं मिलती तो इवेंचुअली जाएगा उन्हीं ड्रग्स की तरफ जिनका हम बार बार आजकल जिक्र कर रहे हैं टीवी के ऊपर। किसी अंदाज में अगर एक नौजवान एडिक्ट हो गया है, ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी कि एक ट्रीटमेंट तो दोनों की होगी, हो सकता है कि किसी की ज़्यादा किसी की कम, लेकिन एक को मदद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक को मुकम्मल तौर पर रिहैब करने की ज़रूरत होती है। ये 2 किस्म के 2 स्टेजेस हैं, आप समझते हैं? इस स्टेज को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पता चलता है। अच्छा, अगर हम बात करें कि इलाज की किसको ज़रूरत है, तो नशा करने वाले शख्स को इलाज की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि नशा जब ख़त्म होता है तो उसके बाद उसके तोड़ होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना उसके घर वाले इस चीज़ को जानते हैं कि ये बीमारी है और ये दोबारा झूठ बोलेगा, ड्रामा करेगा, ब्लेम करेगा और दोबारा नशे की तरफ जाएगा और उसका अंजाम चोरी, झूठ, रिश्तों की ख़राबी, मियाँ बीवी के बीच में डिवोर्स हो जाना, अलग भाइयों का अलग हो जाना। एक घर के अंदर जो भाई रहता है जिसकी पूरी फैमिली है, दूसरा एक जवान भाई जो है वो नशा करने लगे, तो वो भाई तो अलग हो जाएगा अपनी फैमिली को लेके। तो ये नुकसानात हैं। एडिक्शन जैसी नशा आ गया तो इलाज की ज़रूरत है। नशा नहीं आया अभी उसके बिहेवियर चेंज हुए, उसको हम हेल्प कर सकते हैं। अभी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प है, उसको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर। वो किसी भी तरीके से जब हमारे सेंटर से कांटेक्ट करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते, वो कंसल्टेशन के लिए आता है। अगर उसको साइकोथेरेपी की ज़रूरत है तो साइकोथेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। फीमेल साइकोलॉजिस्ट, मेल साइकोलॉजिस्ट दोनों मौजूद होते हैं और उसको बगैर किसी दवाइयों के वापस नॉर्मल कामों के अंदर लगा दिया जाता है। और जिस शख्स ने नशा किया है उसको फिर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। जिसका नशा उतर नहीं रहा, यूँ मैं कह दूँ, बिल्कुल तो उसको जो है रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होगी। जिसका नशा उतर जाता है, इट मीन्स कि वो एक नॉर्मल लाइफ के अंदर भी जा रहा है, तो उसको बड़ी जो है ना, अब आपने कहा कि उसकी काउंसलिंग से भी काम चल सकता है, यानी कि वो अभी उस स्टेज पर है कि काउंसलिंग से काम हो जाएगा और छोटी मोटी जो ट्रीटमेंट होती है वो उससे काम हो जाएगा और आसान कर देते हैं। काबिल कबूल, जिम्मेदार या कारामद, इन तीनों में से किसी एक खाने में भी लैकिंग है
तो फिर उसको रिहेबिलिटेशन के अंदर एडमिट होना ज़रूरी है। काबिल कबूल, कारामद और जिम्मेदार। और जिम्मेदार, हाँ। देखिए जी, 3 उसूल हैं, काबिल कबूल, कारामद और जिम्मेदार और जिम्मेदार। अगर इन 3 चीज़ों में से आपके अपने बच्चे में किसी एक चीज़ में भी आप लैगिंग करें तो ज़रूरी नहीं कि वो नशा कर रहा हो, लेकिन प्लीज़ आपने थोड़ा सा निगाह दौड़ानी ज़रूर है कि इन 3 फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर में वो बंदा लैग कर रहा हो या 2 में ज़्यादा लैग कर रहा हो। अब आपने अपनी आंखें खोल देनी है। पेरेंट्स फिर ये ना कहें कि हमें बहुत देर हो गई। हम स्टेजेस का भी पूछेंगे कि कब देर हो जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा देर हो जाने की वजह से फिर उसका रिहेबिलिटेशन की तरफ भी नहीं जाते हैं, उसे मुआशरे में खुला छोड़ देते हैं। ये कितना नुकसानदेह होता है। हमारे साथ रहिएगा, बड़ी ही अहम और इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आज फ़ाहद के साथ हो रही है। शायद हो सकता है कि इससे हमें, आपको और मुआशरे को बेपनाह फ़ायदा हो जाए। हमारे साथ रहिएगा। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे ARC के फाउंडर, एडिक्शन रिकवरी सेंटर फ़ाहद दीवानी है मेरे साथ। और फ़ाहद ने कहा आगाज़ के पहले हिस्से में कि क्योंकि वो ख़ुद एडिक्शन का शिकार हुए और इसके बाद फिर किस तरह से इनकी लाइफ के उन उक़दों को हमने छेड़ा है। फ़ाहद, बड़ा ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट, ठीक है। और आप यकीनी तौर पर शादीशुदा थे जब आप ये सारी चीज़ें आश्कार हुई। फैमिली आपका अपना बैकग्राउंड, सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। कहाँ कितना सपोर्ट फैमिली की उस वक्त ज़रूरत होती है जब रिहेबिलिटेशन के दौर से बंदा गुजर रहा होता है? शुरू में तो फैमिली को टफ़ डिसीजन लेने पड़ते हैं, ये सपोर्ट है उनका, इसको कहते हैं टफ़ लव। अभी हमने इससे पहले बात की कि आई ओपन हो जानी चाहिए। आई ओपनिंग मरहला तो आ गया। फ़ाहद या तो काबिल कबूल नहीं रहा, अब मतलब वो घर में ऐसी हालत में आता है या घर से ऐसी हालत से बाहर जाता है कि अब मुआशरा भी उसको देख रहा है, काबिल कबूल नहीं है वो। या वो कारामद नहीं रहा, उसको जो काम करने चाहिए वो नहीं कर रहा, जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा। क्या बात, क्या खूबसूरत जोड़ा है हमारे दोस्त ने इन तीनों चीज़ों का। कमाल हो गया भाई। तो इस चीज़ में अगर कहीं भी एक लैग कर रहा है तो आई ओपनिंग तो हो गई। अब उसके बाद टफ लव की बारी शुरू हो गई, यानी कि मुदाखलत, इंटरवेंशन। फ़ाहद तो सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा, काबिल कबूल भी नहीं है, सबको दिख रहा है, फ़ाहद को नहीं दिख रहा, खुद फरेबी में ज़िंदा है, नशे की हालत में। अब उन्होंने मुदाखलत करनी है इलाज के लिए। मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो रिहेबिलिटेशन सेंटर की टीम है। कानून के मुताबिक रेस्क्यू किया जा सकता है, उसकी मदद की जा सकती है और उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद फिर फैमिली का सपोर्ट सिस्टम शुरू होता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हार जाते हैं। किस लेवल पर था फ़ाहद जब इसको बहुत डीपली जो है ना उसको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत थी? उस वक्त घर वालों का क्या रिएक्शन था? पहली दफ़ा तो जब गया तो खुद गया, और अच्छी बात तो नहीं है, अफसोस होता है अब कि बार बार कराना पड़ा इलाज। लेकिन जब आखिरी दफ़ा जाने लगा, आखिरी
दफ़ा जब रिहेबिलिटेशन हुआ तो उस वक्त तो सब हिम्मत हार गए थे। सपोर्ट तो सबकी थी, रिहेबिलिटेशन जाना, वहाँ पे मिलना, वहाँ के अखराजात उठाना, ये सब चीज़ों की सपोर्ट तो थी, लेकिन हिम्मत सब हार चुके थे। तो इसमें यानी कि मेरी जो सबसे ज़्यादा शुक्रिया अगर अदा करें तो वो पहले तो बेगम से शुरू होता है। जी सही बात है। जिसने बर्दाश्त किया और आज तक चीज़ों को लेके चल रही है, और माँ, भाई, भाभी, उनकी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन जब हिम्मत हार गए तो फिर हमारे मामू जो है वो बीच में आए और उन्होंने जो है वो अब्दुल जब्बार राठौर साहब, मेमन कम्युनिटी के बहुत नामो शख्सियत और बहुत सोशल एक्टिविस्ट, माशाल्लाह। तो जब सब हिम्मत हार गए यानी कि बस अब शायद फ़हाद वापस नहीं आ सकता, अब फ़हाद जो है वो सीट से स्ट्रीट पे जा चुका है, कुर्सी से सड़क पर जा चुका है। तो फिर उनकी एक थी मोटिवेशन पूरी फैमिली को लेके जुड़ना कि नहीं ये वापस आएगा। ओहो, तो वो मॉरल सपोर्ट, हाँ, वो जो मॉरली सपोर्ट होता है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो घर वालों को भी दोबारा एक लिया कि चलो फ़हाद के लिए चांस लेते हैं। और वो आए भी रिहैब मिलने के लिए, वरना फैमिली के अलावा बहुत कम लोगों को इजाज़त होती है मिलने की। तो आए, दोस्तों का भी बहुत किरदार है, उन्होंने भी बहुत उठा के फेंका है मुझे रिहैब के अंदर। क्या बात। तो इस तरह मामू भी मिलने के लिए आए और सबको उम्मीद जगा के रखी घर पे। टाइम लगता है, 3 से 6 महीने लग जाते हैं रिहैब के अंदर। ग्रेट। तो उस वक्त तक एक जो ब्रिज बनते हैं, वो घर वाले ऐसे ही कोई बहुत करीबी शख्स होता है जो ब्रिज बनता है, जो सबको कहता है रुको, फैसले ना लो, रुको, वापस आएगा। तो उसमें हमारे जो है वो मामू काम आया हमें। क्या बात है। जब्बार राठौर साहब को इस लेवल पर तो उन्हें यकीनी तौर पर खराज तहसीन बनता है, स्टैंडिंग ओवेशन बनता है उनके लिए कि उन्होंने एक ऐसा नौजवान मुआशरे को दिया, बचा लिया है इसको उस दलदल में गिरने से, और न सिर्फ बचाया इसकी अपनी ज़िंदगी को, अब ये दीगर ज़िंदगियां बचा रहा है और लोगों को दलदल में गिरे हुओं को निकाल रहा है और किसी को दलदल में जाने से रोक रहा है, बता रहा है कि इसकी गहराई क्या है, जाओगे तो डूब जाओगे। क्या बात है। तो जब्बार साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए, और वी होप सो कि ये उगदा रह गया आपसे बात करते हुए, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा कभी ज़िंदगी रही तो आपसे इस मौजू पर भी बात होगी कि खुद जब्बार साहब इस बारे में क्या सोचे थे। बाद अब मैं आज प्योरली जो है ARC की बात करूँगा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ARC को कि किस लेवल, क्या एक शख्स खुद चल के आपकी तरफ आ सकता है कि मेरे घर वालों को नहीं पता मैं एडिक्ट हो गया हूँ, क्या ये लेवल भी कोई स्टेज होता है या नहीं, ये उससे आगे होता है फिर वो आपसे रब्ता करता है? नहीं, ये लेवल होता है, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता, थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। जी। और हकीकत से हम दूर हो जाएंगे कि घर वालों को नहीं पता। अगर नहीं पता तो वो सपोर्ट कैसे करेंगे? सही बात है। फिर ये बीवी, ये भाई, ये भाभी, ये माँ, ये मामू कहाँ से आएंगे? इन्होंने तो मदद की ना, तो मदद तो ज़रूरी है। इस बीमारी ने जो मुझे सिखाया वो मदद हासिल करना सिखाया है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो पेशेंट खुद आ सकता है, उसकी बहुत सारी चीज़ों को हम जो है वो आप समझें कि प्राइवेटली रखते हैं, कॉन्फिडेंशियली रखते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तो सपोर्ट होगी। एक शख्स एडमिट है इतने लंबे टाइम के लिए, कम से कम 3 माह के लिए, तो वो कैसे किसी से छुपाएगा माशरे के अंदर? हाँ, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बहुत फाइनेंशियली भी वेल स्टेबल होते हैं और उनके पास बाकी तमाम चीज़ें भी ज़राए इतने मौजूद होते हैं कि वो आउट पेशेंट रहते हुए ट्रीटमेंट करवाएं या अपने घर पे टीम को बुलवा के ट्रीटमेंट करवाएं, यानी प्रॉपर मेडिसिन भी ले रहे हो, चीज़ों को फॉलोअप भी कर रहे हो, फिर तो ये पॉसिबल है कि इसको हाइड रखा जाए। सही। वरना दूसरा हल यही है कि हम उसकी फैमिली को प्रॉपर एक साइकोलॉजिकल सेशन देते हैं जिसमें बताते हैं कि ये किरदार की ख़राबी नहीं, बीमारी है। ठीक है। ब्रेन का जो रिवॉर्ड सिस्टम है, इनामी सिस्टम, वो ख़त्म हो चुका है। अब उसको सिर्फ नशे से ही जो है वो रिवॉर्ड मिलता है, ना बच्चों को बड़े होते हुए देखते हुए, ना कारोबार, ना पैसे, ना मैयत, ना मौत, ना खुशी, कुछ नहीं। सिर्फ अब नशा है जो उसके दिमाग को चला रहा है। ये बीमारी है। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। बिल्कुल। और वो घर को बनना ज़रूरी है। वो तो सपोर्ट सिस्टम एक तो हो गया घर का, दूसरा आपके यहाँ के सपोर्ट सिस्टम की थोड़ी सी खदोखाल या डायरेक्शंस। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, नशे से अगर मैं वापस आ गया हूँ तो आज तो मेरे लिए सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। मैं नशे की हालत में तो काबिल कबूल भी नहीं था, कारामद भी नहीं था, जिम्मेदार भी नहीं था। वो इम्पॉर्टेंट जगह जो मुझे नशे से निकाल के एक नॉर्मल शख्स सोचने समझने की सलाहियत वापस देता है, नई तर्ज ज़िंदगी वापस देता है, वो है ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिहैब्स गया, लेकिन वहाँ जो मैं चाहता हूँ या जैसा मैं सुनना चाहता हूँ वैसा जवाब नहीं था। मुझे ये ढूंढने में 3-4 दफ़ा
रिहैब जाना पड़ गया। और जब पहुंचा तो एक प्रॉपर जगह, उसका भी नाम लेना चाहूँगा, प्रॉमिस रिहेबिलिटेशन सेंटर, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब मैं उसका भी हिस्सा हूँ। क्या बात है। और एक गरीबों के लिए हिकमत रिकवरी सेंटर हमने खोला है, वो बल्दिया में है। ठीक है। वो बिल्कुल ही हेल्प के लिए, तो कभी किसी को हेल्प भी चाहिए तो सारी मेमन कम्युनिटी नहीं, इसके अलावा भी अगर कराची का कोई शख्स है, पूरे सिंध का कोई शख्स है, तो उसके लिए हम मौजूद हैं। वहाँ आप किसी भी एडिक्ट को जो है वो क्या वहाँ पर गुंजाइश है रखने की भी, जो जिस रिहैब सिस्टम की आप बात करें? जी जी, बात कर रहा हूँ। तीनों कराची में जो फैसिलिटीज़ है हमारी, वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखने की भी गुंजाइश है। ग्रेट। और बल्दिया में हम बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे रख रहे हैं, कॉस्ट से भी नीचे पे जाके रख रहे हैं, ताकि कम से कम उसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो, शायद ज़िंदगी तो मिले, बेहतर नहीं तो ज़िंदगी तो मिले। फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए फिर हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। वो माशाल्लाह माशरे में मेमन कम्युनिटी हमें थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि वो इतनी हेल्प करेगी कि मेरे ख्याल में कराची का सबसे बड़ा सेंटर ही मेरा होगा इंशाल्लाह ताला। और ये आज के इस प्रोग्राम के बाद तो मुझे भी है कि मैं भी आपके हाथों में हाथ मिलाकर आपके साथ वॉलंटियरशिप करूं। और मुझे लगता है कि अगर हमने हाथों से हाथ मिलाया, ना सिर्फ ये कि उन एडिक्ट को हम सब मिलकर कोई ऐसी अवेयरनेस कैंपेन का आगाज़ करें ना कि, और मेमन टीवी इंशाल्लाह इसमें आपके साथ होगा, कि वो ज़रा ये सवाल ही बन गया, क्या आसानी से अवेलेबिलिटी जो है, बहुत आसानी से मिल जाना जो है, क्या आप समझते हैं कि किसी चीज़ के बढ़ावे में, फैशन बन जाने में इसकी आसानी से दस्तयाबी भी बड़ी अहमियत करती है सर? बिल्कुल ऐसा ही, जब भी कोई प्रोडक्ट आता है जब भी उसका कंज्यूमर आता है। हाँ। जब तक हमारे पास वेप नहीं था तो क्या उसका कंज्यूमर था? नहीं था। वेप लेके आया गया पूरी रिसर्च के साथ, उसका कंज्यूमर आपके पास ऑटोमेटिकली आने लग गया। ड्रग का भी इसी तरीके से है, और अभी से नहीं है, ये मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से शराब भी हराम है, सारे नशों का जिक्र उस वक्त से ही है। माफिया उस वक्त से सिर्फ शक्लें तब्दील करता आ रहा है, और अब जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज हम खुद मीडिया पे बैठे हुए हैं, तो इतना आसान है कि बाइकिया का राइडर और पता नहीं कौन कौन कहीं से भी आप बस मैसेज करें और वो घर तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल इसका एक्सपोजर होना इस वक्त बहुत बड़ी तरीके से जो है वो माशरे के अंदर ये बुराई फैलती जा रही है। आइस का नशा स्कूल कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई के लिए कराया जाता है। एक हफ़्ता पहले, एक महीना पहले आप जागते रहते हैं और आप पढ़ाई करते हैं, कुछ दिनों तक के लिए तो उसका बहुत हाई इफेक्ट होता है, और उसके बाद फिर वो बर्बादी होना शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम ये आ गया है फैमिली को अवेयरनेस देने का, कि पहले तो शराब पीने के बाद बच्चा नज़र आ जाता था, लड़खड़ा रहा है, जी, चर्स है तो आंखें लाल हो रही हैं। अब तो आइस ऐसा नशा है कि वो ना आंखें ख़राब हो रही हैं, बल्कि और एक्टिव हो गया है, घर के कामों में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है, सफाई सुथराई का ख्याल रखने लग गया है, घर के सारे काम करने लग गया है। कैसे पहचानेंगे? तो ज़्यादा इस वक्त एफिशिएंट होना भी घर वालों के लिए अलार्मिंग है। हो ये देखिए आप, ये आज बड़ी अहम तरीन बात मेरे जहन में भी आ रही है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर अपनी नॉर्मल लाइफ से ज़्यादा एक्टिव हो जाना भी आपके लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन है, कि अपने बच्चों पर गौर कीजिए कि ये किन के साथ उठता है, बैठता है और कहाँ अपना वक्त सर्व कर रहा है। क्या इस किस्म की खुदा ना खास्ता किसी ऐसी लत का शिकार तो नहीं होने जा रहा। फाइनली मेमन टीवी से आप क्या चाहते हैं? दी मेमन टीवी की जर्नी भी कोई टर्मोइल के साथ आगाज़ हुआ, बहुत छोटे से लेवल पे हमने इसका आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि आज हम पूरी मेमन बरादरी को, न सिर्फ बल्कि पूरी ताजिर बरादरी को सर्व कर रहे हैं, किसी न किसी अंदाज में मुआशरे की बेहतरी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप कैसे देखते हैं दी मेमन टीवी के आज के इस स्टूडियो में बैठकर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नंबर 2, आप क्या चाहते हैं मेमन टीवी से, ये भी आप कैमरे में बताइए, ताकि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मेमन टीवी आपके शाना बशाना आपके इस कॉज का हिस्सा बन सके। बहुत अरसे से मैं फॉलो कर रहा हूँ मेमन टीवी को, और जैसे मैंने शख्सियत का नाम ले लिया, अब्दुल जब्बार राठौर साहब, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इन चीज़ों के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत खुशी होती है ये देख के कि इस तरीके से किसी चीज़ को पैशन बनाना और फिर इस लेवल पे पहुंच जाना, और फिर उसके बाद अब इसका नेक्स्ट लेवल देखने का ख्वाहिशमंद हूँ कि ये जो है वो सैटेलाइट टीवी हो जाए, और जो है वो हम उस तरीके से प्रॉपर एक न्यूज़ चैनल, इसका इंटरटेनमेंट चैनल और सब चीज़ें पूरा एक प्रोडक्शन हाउस बन जाए। एक तो ये है, और दूसरी बात कि मेमन टीवी कैसे हेल्प कर सकता है। हर सेट के हर शख्स मेमन के प्रोफाइल पे मैंने मेमन टीवी देखा है, बस वो इस प्रोग्राम को शेयर करता रहे, ये उसने अवेयरनेस फैला दी। हमारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मौजूद हैं। कोई भी जमात हो, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी इवेंट हो, हमें इसी तरह बुला सकते हैं, हम इसी तरीके से अवेयरनेस भी देते हैं। इसके अलावा 1-on-1 बैठ के जो भी बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है साइकोलॉजिकली, क्योंकि मैं खुद थेरेपिस्ट बन चुका हूँ इस वक्त और पूरा ब्रेन स्टडी किया है, तो अब उसके बाद इतने दौरानिया में अपनी रिकवरी की इतनी एज के अंदर अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रही है
चाहे वो करियर काउंसलिंग हो, लाइफ को लेके हो, या अंदर के कुछ सवालात हो, तो वो हमसे डिस्कस कर सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से फैलता रहेगा, उस तरीके से ऑटोमेटिकली ये होगा कि आप ग्रो कर रहे हैं इदारे को, हमारी एडिक्शन रिकवरी सेंटर को ग्रो कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आज ही हम आपसे ये ऐड करते हैं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कम्युनिटी में इसकी अवेयरनेस को ना सिर्फ फैलाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको हम दावत दें डिफरेंट हमारे यंगस्टर्स बेस्ड, नौजवानों बेस्ड का जो प्रोग्राम हो, ताकि हम बता सकें कि आपने किस तरह से आगे जाना है। ये तो हो गए नौजवानों की बात। हम पेरेंट्स लेवल पर भी लोगों को बता सकें कि वो अपने बच्चों की किस तरह से इस मर्ज़ से हिफाजत कर सकते हैं। और नाज़रीन कराम, यहाँ मैं पेरेंट्स से ज़रूर कहूँगा कि आपने अपने बच्चों को पे नो डाउट उनको स्पेस देनी है, उनको फ्रीडम देना है, लेकिन उनको उन पे अपने, जिसे कहते हैं ना कि वॉच डॉग बने रहना है, उनकी आँखों, अपनी आँखों से उन पर निगाह रखे रहनी है, क्योंकि आइंदा रिसेंटली होने वाले वाक़यात ने हम सब की आँखें खोल दी हैं कि आज का नौजवान कहीं भी कुछ भी कर सकता है और ऐसा कुछ कर सकता है शायद जिसका खुद उससे भी पता ना हो। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नौजवान सितारे का ये सेगमेंट अब हमें ख़त्म करना होगा, लेकिन मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारे पास दीवानी साहब से भी रहेगी, और इनको हम हमारे स्टूडियो में भी सही और दीगर प्रोग्राम्स में भी देखते रहेंगे। किचन में चलते हैं। खुशबू आना शुरू हो गई है हमारे किचन से, चूल्हा ऑन हो गया होगा यकीनी तौर पर, और हमारी शेफ़्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। तो हमारी शेफ़्स के पास चलते हैं और देखते हैं कि आज रमज़ान दस्तरखान में कौन से खाने ज़ीनत बन रहे हैं।